नमस्कार दोस्तों। शेयर बूम चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम फ्यूचर ग्रुप की कंपनी है फ्यूचर कंज्यूमर और इसकी सारी कंपनी के बारे में बातें करेंगे, लेकिन खासकर फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए खास बनने वाला है। कारण यह है कि इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि न केवल फ्यूचर कंज्यूमर, बाकी वो सारी कंपनियां जो दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही है। जब भी कोई कंपनी दिवालिया प्रोसेस से गुजरती है और उसको कोई नया बायर आता है उसको खरीदने के लिए, तो आपने देखा होगा कि इस सारे जो झमेले के बाद में पिक्चर क्लियर होती है और कोई कंपनी किसी के हाथ चले जाती है। लेकिन इस सब में एक खास बात देखने को आती है कि जो रिटेलर होते हैं, मतलब आप और हम जैसे जो शेयर धारक होते हैं, उनके हाथ कभी कभार ही कुछ अच्छा पैसा मिलता है, बाकी कुछ भी हाथ नहीं लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या इसकी वजह है और ये सारी प्रोसेस किस तरह खेली जाती है, बनाई जाती है, ये बात आपको इसमें एक कहानी सुनाऊंगा आपको। इस कहानी से समझ में आ जाएगा, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि, और आपको इस कहानी से आपके पास और भी कोई जो कंपनी के शेयर रखे हैं और वो कंपनी एनसीएलटी में है, दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही है, तो उसमें आपको कुछ हाथ लगेगा या नहीं लगेगा। इन सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सुनिए कहानी क्या है। अब कहानी ये है कि मैं अपने आप को लेता हूँ कि मैंने 8-10 साल पहले कार फाइनेंस करवाई थी। कार की कीमत थी करीब 8 लाख रुपए। मैंने इस कार को खरीदने के लिए मैंने 1 लाख 1.25 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया और बाकी मैंने 7 लाख के आसपास मैंने फाइनेंस करवाया। ठीक है दोस्तों। अब फाइनेंस कराने के बाद में जो मेरी किस्तें बनती थी वो मैंने किस्तें जमा करता रहा। मैं करीब साल सवा साल तक मैंने किस्तें जमा करी। इस दौरान मैंने इस कार को टैक्सी के रूप में किराए पर दे दी और मुझे कार से अच्छी खासी इनकम होने लगी, मतलब कार से मेरी कमाई होने लगी। अब क्या हुआ कि मेरी नीयत में खोट आ गया। खोट ये था कि यार मुझे कार से कमाई हो रही है, मैं फालतू किस्तें क्यों भरूं। और मैंने बैंकों की जो भी बैंक जहाँ से मैंने फाइनेंस कराया था, बैंक या प्राइवेट फाइनेंस, वहाँ से मैंने उसकी किस्तें जमा करना बंद कर दी। मेरी कमाई चालू थी कार से। अब किस्तें जमा बंद कर दी मैंने, तो मुझे 2-4 महीने के बाद में मुझे बैंक से नोटिस आने लगे कि मैसेज आने लगे आपकी किस्तें बकाया चल रही, किस्तें बकाया चल रही है, वो जो भी हो। लेकिन मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की। मैंने सोचा कि ऐसी किस्तें आती है, वैसी मतलब नोटिस आते रहते हैं, देखा जाएगा जो भी होगा तो। और इस तरह करीब साल भर और मैंने गुजार दिया, मैंने बिना एक भी किस्तें नहीं भरी। फिर वापस बैंक से तरफ से मुझे फिर वापस नोटिस आने लगे। तो मैंने क्या करा कि करीब 85,000 रुपये मैंने और बैंक में जमा कर दिए ताकि मुझे दिक्कत वो नहीं हो। और उसके बावजूद भी मेरा मतलब काफ़ी बैंक की किस्तें भी बाकी चल रही थी और लोन भी मतलब काफ़ी बकाया चला था। और इस तरह मैंने करीब 3 साल तक मैंने कार को जम कर यूज़ किया और जितना पैसा मैं खींच सकता था उतना मैंने उस कार को किराए पर चला के मैंने पैसा खींचा। और करीब मैंने, आप मानो कि मैंने 7-8 लाख रुपए मैंने कमा लिए कार से। अब देखिए सारा खेल समझ में आ जाएगा आपको कि मैंने कार में 1.25 लाख रुपए में डाउन पेमेंट दिया।
डेढ़ एक लाख रुपए मैंने किस्तें जमा करी है। मतलब मेरा करीब मोटा मोटा देखा जाए तो मेरा 3 लाख रुपए खर्चा हुआ कार में, और मैंने कमाया करीब 6-7 लाख रुपए मैंने कमाया कार से। इस तरह मैंने अगर जितना जमा किया वो भी माइनस किया तो मेरी 4 लाख रुपए की शुद्ध कमाई हो गई। अब मैंने बैंक की किस्त नहीं भरी, तो एक दिन बैंक वाले आए, उस कार को उठा ले गए, और इसका मुझे कोई गम नहीं हुआ, क्योंकि कार की हालत इतनी ख़राब कर दी थी मैंने उसको बिल्कुल कबाड़ के लायक कर दी थी। उस कार के मतलब सारे जगह जगह डेंट थे, उसके टायर भी घिस चुके थे, उसका कलर भी जगह जगह खराब आ चुका था, उसकी लाइट वगैरह मतलब कांच मतलब ऐसी हालत कर दी थी कि वो कार मतलब कबाड़ के लगभग ये हो गई थी। अब बैंक वाले, मुझे कार से मुक्ति मिल गई, लोन भी जमा नहीं करना था मुझे, क्योंकि बैंक कार ले गए थे, अब लोन किस बात का। मैं तो 3-4 लाख रुपए कमा के मस्त रहा। अब क्या हुआ कि बैंक ने उस कार को बेचने के लिए, अपना पैसा निकालने के लिए बैंक ने कुछ खरीदारों को बुलाया कि वो कार खरीद ले। खरीदार आए, कार की हालत बहुत खस्ता थी। उन लोगों ने उसकी कीमत लगाई केवल 50-60 हज़ार रुपये, बस इससे ज़्यादा कोई, या ज़्यादा ज़्यादा 1 लाख रुपये, इससे ज़्यादा कोई देने को तैयार नहीं था। और बैंक का जो निकल रहा था मेरे ऊपर, जो था वो करीब 5-5.5 लाख रुपये के आसपास निकल रहा था, और कार की जो कीमत बची थी, वो कीमत जो आ रही थी वो 1.25 लाख रुपये आ रही थी। बैंक ने कहा भाई हम नहीं बेचेंगे, इतना घाटा, हम बैंक ने कहा हम इतना घाटा नहीं उठा सकते हैं, नहीं बेचिए। अब बैंक ने क्या करा कि इस खटारा कार को कंपनी में भेज दिया, उस कंपनी में जहाँ से वो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, और उसका पूरा मेक ओवर कर दिया। मतलब उसका पूरा जो भी टूटी फूटी चीज़ें थी, जो भी खराब थी, जो भी उसका रंग रोगन, सब कुछ चेंज कर दिया, इवन टायर वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया, बिल्कुल उसको सीट कवर वगैरह, मतलब इसको बिल्कुल नई कार की तरह बना ली, बिल्कुल न्यू बना, जैसे कि शोरूम से निकली हुई कार है, इस तरह नई कार के रूप में बना ली। और इस पर बैंक को करीब 1 लाख रुपये खर्चा आया। बैंक ने 1 लाख रुपये खर्चा कर दिया, उस कार को बढ़िया बना दिया। अब देखिए कि जो कार के ऊपर मेरा 5-5.5 लाख रुपये जो कर्जा बाकी था वो, और बैंक ने 1 लाख रुपये और उसके ऊपर मेक ओवर पे खर्च कर दिया है, करीब 6.5 लाख रुपये। अब बैंक ने उस कार को बेचने के लिए फिर खरीदार बुलाए, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा खरीदार आए हैं, करीब 49 लोग खरीदार आए उस कार को खरीदने के लिए। और कार बिल्कुल न्यू ब्रांड चमचमाती कार थी, सब कुछ नया वगैरह है। और बाज़ार में जो नई कार शोरूम में बिक रही थी वो करीब 9-10 लाख में आ रही थी, 10 लाख में आ रही थी। लेकिन ये कार को बैंक ने डिस्काउंट प्राइस पर बेचने के लिए ये कहा कि इस कार की जो कीमत है, जो बैंक का जो पैसा निकल रहा था करीब 6-6.5 लाख रुपये, बैंक ने उसकी कीमत रखी कि इतने हम बेचेंगे इसको। तो खरीदार ज़्यादा थे इस बार, तो बैंक ने कहा कि भाई हम इसकी नीलामी के रूप में बेचेंगे, जो भी ज़्यादा कीमत लगाएगा उसकी कार हो जाएगी। और बोली बोली लगते जब लगी तो वो कार को मतलब 6.5 लाख के तक बोली पहुंच गई। जो सबसे बड़ी बोली थी वो 6.5 लाख थी, उससे कम वाली बोली जो लगी थी वो 6 लाख की, और उससे कम लगी थी वो 5.5 लाख की। अब बैंक ने क्या करा, इन 3 लोगों को शॉर्टेज कर लिया और बाकी को भगा दिया। अब बैंक ने को अपना पैसा पूरा किससे मिला था, 6.5 लाख रुपये जो जिसने बोली लगाई उससे। जो खरीदने वाले उसको भी फ़ायदा था, क्योंकि बाज़ार में सेम नई कार मिल रही थी, करीब 9-9.5 लाख की आ रही थी, उसको 6.5 लाख में मिली, 3 लाख रुपये उसका फ़ायदा था। तो बैंक ने उससे कहा ठीक है भाई, आपको इस कार का जो पेमेंट करो और आप ले जाओ। उसने कुछ मोहलत मांगी कि ठीक है मैं इस दौरान में ले लूँगा मैं कार को। और भी एक दिन उस कार को उसने खरीद ली बैंक से, बैंक को अपना पैसा मिल गया था, जितना कर्जा था बैंक का डूब रहा था, वो पैसा बैंक ने अपना पूरा वसूल लिया। मैंने कमाई कर ली, उसकी कमाई हो गई। अब आप समझिए सारे प्रोसेस में क्या हुआ कि बैंक ने अपना पैसा वसूलने के लिए उस खटारा कार में और पैसा लगाया, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ाई। उसकी मार्केट वैल्यू इस लेवल तक ले गए
कि उसका अच्छा पैसा मिल जाए। अगर पहले मार्केट वैल्यू क्या थी उसकी खटारा कार की 50-60 हज़ार रुपये, अब उसी कार की जो मार्केट वैल्यू बन चुकी थी सेकंड हैंड बाजार में 6-6.5 लाख बन चुकी थी। तो उसी हिसाब से बैंकों को पैसा मिला और बैंकों को केवल 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा। तो यही जो प्रोसेस जो होती है, जो कंपनियां जब दिवालिया आउट होती है और जो उनकी प्रोसेस चलती है, तो उस समय क्या होता है कि उसकी जो मार्केट कैप होता है बहुत ज़्यादा गिरा होता है, क्योंकि शेयर के दाम बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं, हो जाते हैं ऐसी कंपनियों के। जब वो बड़े भारी कर्जे में दबी होती है या उसके ऊपर दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप लगे होते हैं, घपले के इनकी कैसे भी है, तो उसमें क्या होता है उसका जो शेयर की जो कीमत है वो घटती चली जाती है, बहुत नीचे आ जाती है, और उसी के हिसाब से उसकी मार्केट वैल्यू बन जाती है कंपनी की। जैसे अभी आप देखेंगे फ्यूचर कंज्यूमर की जो मार्केट वैल्यू है करीब 150-200 करोड़ के आसपास ही है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी जो हजारों करोड़ों कंपनी की जो मार्केट वैल्यू क्या हो गई, 200 करोड़ रुपये रह गई है। कारण क्या हुआ कि इसकी शेयरों की कीमत जमीन पे आ गई। अब जैसे शेयरों की कीमत बढ़ती जाएगी वैसे इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती जाएगी, मार्केट कैप इसका बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर ये अभी आप देखिए कि 1 रुपये 40 पैसे पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, जब ये 45 पैसे पे था तो उस समय इसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो अभी से भी 3 गुना नीचे थी। वो मतलब ये कि करीब 1 लाख के आसपास, 1 लाख के नीचे थी। लेकिन जैसे जैसे शेयर की कीमत बढ़ती जा रही है, आप देखोगे चार्ट में कि इसकी जो मार्केट वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। शेयर की कीमत बढ़ेगी वैसे मार्केट वैल्यू बढ़ती जाएगी, और उसी हिसाब से जब कंपनी नीलाम होगी तो उस समय जो मार्केट वैल्यू जो बनेगी उसी हिसाब से कंपनी बिकेगी या उसके आसपास बिकेगी। तो इससे फायदा किसको होगा? बैंकों को फायदा होगा, या जो फाइनेंशियल वाले उनको फायदा होगा जिन्होंने उसमें लोन दे रखा है। जो ओनर था ना, ओनर को तो अब मतलब नहीं उस कंपनी से, क्योंकि उसने जितना कमाना था वैसे कमा लिया। जैसे मैंने अपने कार में कमा लिया था, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि बैंक है उसको कितने में बेचता है, क्या बेचता है। सेम यहाँ पर भी होता है कि ओनर को कोई मतलब नहीं होता है कि उसकी कंपनी कितने में बिक रही है। उसने जो कमाना था वो पहले कमा चुका है। तो अब क्या होता है कि ये जो प्रोसेस में जब गुजरती कंपनी, तो इसका मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए जो फाइनेंशियल लोग होते हैं, जिन्हें फाइनेंस किया हुआ है, तो जिन्हें पैसा डाला, वो इसमें और पैसा लगाते हैं, यानी कि इसके शेयरों को बाइंग करते हैं या इस शेयरों को खरीदवाते किसी से, अपने दूसरे संस्थाओं से खरीदवाते कि ताकि इसकी शेयर की कीमत ऊपर जाए। अब जैसे जैसे इसकी कीमत बढ़ती जाएगी, जब इसकी कीमत अभी 1 रुपये 40 पैसे ये बढ़ के 2 रुपये हो जाएगी, 4 रुपये हो जाएगी, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये हो जाएगी, जितने गुना कीमत बढ़ेगी उतने ही गुना इसका मार्केट कैप बढ़ता जाएगा। और एक डेट पर जब जिस डेट पर ये नीलाम होगी कंपनी, उस डेट का जो मार्केट कैप बनेगा उसी हिसाब से बैंकों को, इनको सबको पैसा मिलता है। अब इस सारे जो घटनाक्रम घटता है, जो भी इसके पर्दे के पीछे जो कुछ होता है, इसमें सबसे ज़्यादा तो नुकसान में क्या होता है कि रिटेलर रहता है। अब रिटेलर कैसे रहता है ये मैं आपको समझाता हूँ अगले वीडियो में।